तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। हम लाए हैं थेल्स अंकल का जादू। थेल्स अंकल को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो पार्ट का सारांश देखना, चैप्टर 1 पार्ट 1 है ना। अब क्या करेंगे, हम थेल्स अंकल को पहले समझ लेते हैं। थेल्स अंकल क्या क्या बोलकर गए हैं। जैसा थेल्स अंकल ने बोला है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये मैंने कोई त्रिभुज बनाया, यदि किसी त्रिभुज में इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज में इस एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, इन दो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये जो बिंदु है ये इसका मध्य बिंदु है, इस रेखा का, इसका, और ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है। ये ए बी सी इनका नामकरण कर देते हैं हम, ये डी और ये ई। सर आप करना क्या चाहते हो? राजा मैं ये करना चाहता हूँ, आपको थेल्स प्रमेय का पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ ताकि बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आए। तो देखो क्या होगा, ये जो है ना ए, अब ये उन्होंने क्या बोला, थेल्स अंकल ने क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, एक रेखा खींची जाए, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए इन दो भुजाओं को काटने के लिए, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये जो एडी है ना राजा, ये एडी डीबी के अनुपात में रहेगा। मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे, एडी बटे डीबी हो जाएगा, एडी बटे डीबी और ए ई बटे ईसी, ए ई बटे ईसी। किस कारण से? इस भुजा के ये समांतर है। अर्थात जो बीसी है ना, ये बीसी, इस बीसी के समांतर है डी, ये डीई क्या है, इस बीसी के समांतर है। समांतर होगा तो ये भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक। ये समांतर होगी दोनों भुजाएं तो ये समानुपातिक होगी। अब ये हो गया थेल्स प्रमेय। थेल्स अंकल ऐसा बोल के गए थे, थेल्स अंकल क्या बोल के गए थे कि इस त्रिभुज में ये अगर इनने काट दिया तो ये भुजाएं कैसी होगी? समानुपातिक। फिर उन्होंने बोला कि यदि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज ले लिया वापस, यदि किसी त्रिभुज में नामकरण कर दो ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज में ये जो दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं को छोड़ करके ये जो है ना, ये यहाँ ये भुजा मैंने खींच दी, ठीक है, ये भुजा खींच दी तो ये समानुपाती हो गया। समानुपाती है तो क्या ये दोनों भुजाएं, ये अगर समानुपाती है डी और ई, ठीक है, एडी बटे डीबी, अगर ये एडी बटे डीबी है और एई बटे ईसी है, ये दोनों अगर समानुपाती है तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। समानुपाती है तो समांतर होगी। देखो ऐसा कह लो, इसने बोला था समांतर है ये दोनों भुजाएं और इन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, तो देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कर लो। ये अगर ये दिया है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, तो देखना क्या होगा, ये डीई समांतर हो जाएगी इस बीसी के। ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स अंकल कह गए कि यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं समानुपातिक है, भुजाएं कैसी है? समानुपातिक, तो ये दोनों भुजा समांतर होगी। और अगर भुजाएं पहले से समांतर है तो इनकी जो भुजाएं हैं ये समानुपातिक होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सारांश में भी मैं एक बार पढ़ चुका हूं। ठीक है, जल्दी से आप सर प्रश्न पे आ जाइए, थेल्स अंकल का जादू हमें बताते जाइए, ये थेल्स अंकल आपको नंबर देकर के जाएंगे। चलिए, आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी, ये ऐसा दे रखा है। देखो ये जो डी है ना, ये किसके समांतर है? बीसी के। तो थेल्स प्रमेय लग रही है। देखो समांतर दे रखी है तो ये भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक, है ना, ये समान अनुपात में। एक में तो ईसी ज्ञात करना है, देखो ई सी ये हमें ज्ञात करना है, बाकी सब दे रखा है। एडी हमें दे रखा है, डीबी हमें दे रखा है, ए ई दे रखा है, ईसी हमें ज्ञात करना है। और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। इस 2 में क्या ज्ञात करना है? हमें ए डी ज्ञात करना है, बाकी सब दे रखा है। देखो डीबी दे रखा है और ए ई दे रखा है, ईसी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज
त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का साइन ऐसे बनता है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में उसने क्या बोला है, डी समांतर बीसी, डी ई समांतर है इस बीसी के, ये समांतर का चिन्ह है, ये दो डंडे खड़े मतलब समांतर का चिन्ह। अब ये समांतर है तो हम कह देंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिख देंगे यहाँ पे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि दो भुजाएं समांतर है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर है, तो उसकी जो भुजाएं हैं समांतर है ना, तो ये समांतर पे ये डी जो है इसका मध्य बिंदु है ए बी का, और ई जो है मध्य बिंदु है एसी का, तो ये भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात में होगी, समानुपातिक होगी, अर्थात एडी, इस एडी के बटे में आ जाएगा डीबी, डी बी, और इस एई के बटे में क्या आ जाएगा, एई के बटे में आ जाएगा सर ईसी, ई सी। अब एडी का मान कितना है सर, चित्र में देख के रख दो राजा, 1.5 है सर, डीबी का मान कितना है, 3 है सर, एई का मान कितना है सर, 1 है। देखो राजा, ईसी का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ईसी को सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे, समझना ध्यान से तो समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करवा दो, तिर्यक गुणा करवा दो, तिर्यक गुणा, या क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, इसका इधर गुणा कर दो, तो 1.5 और गुणा में कौन आ जाएगा, ई सी, और ये 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 × 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1.5 वैसा का वैसा ईसी, या फिर ऐसा करो ना, हमें किसका मान चाहिए जल्दी बताओ, हमें चाहिए मान सर ईसी का। सर ये 1 पॉइंट काई में है, 1.5 गुणा में है, इधर आएगा तो काई में आएगा राजा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, तो ओनली 3 लिख सकते हैं इसे, 3/1.5, गुणा की संख्या भाग में आ जाती है। यहां से मैंने क्या करा, यदि इसका पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ जाती है, तो अब क्या हो गया, ये इसी बराबर, ये तो 30 हो गया, पॉइंट हटा ही दिया, 0 बढ़ा ही दिया हमने, नीचे आ गया 15, 15 दूना 30, ईसी का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, ईसी का मान आ गया 2, और यही हमें ज्ञात करना था। सर पहला तो पढ़ा दिया आपने, ये वाला पढ़ा दिया हमने ना, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, और सेंटीमीटर लगाना ज्यादा जरूरी है, ये माप, ये जो पैमाना है ये लगाते जाना है ना, बिना ये 2 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे नंबर काट लेंगे, क्यों, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। चलिए दूसरा वाला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है हमें राजा, डी समांतर बीसी, क्या दिया है, चूंकि लिखेंगे, चूंकि डीई समांतर बीसी है, ये जो डी है ये बीसी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से, इसीलिए, या क्या लिखेंगे, इसीलिए, एक बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, इसीलिए, और ये है चूंकि, ये क्या है, चूंकि, और ये है इसीलिए, क्या है, इसीलिए, इसीलिए का साइन कैसा रहता है, एक बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, ठीक है। इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स अंकल क्या बोल के गए हैं, थेल्स प्रमेय क्या बोलेगी हमसे, देखो थेल्स प्रमेय, ये अनुपातिक है भुजाएं, तो देखो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी हो गया। एडी का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, एडी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। डीबी का मान कितना है, 7.2 है सर, एई का मान कितना है, 1.8 है सर, ईसी का मान कितना है, 5.4, ठीक है, ये मान है हमारे पास। अगर मैं इस पॉइंट से पॉइंट को काट देता हूं तो ये स्वतंत्र रूप से कितने हो जाएंगे, एडी बटे 7.2 बराबर 18, और नीचे हो जाएंगे 54, 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो एडी बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/3, और इधर क्या है 7.2, तो एडी बराबर ये कितना आ जाएगा, 1/3 है ना, यह बटे में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा 7, ठीक है, और 7.2 एकम 7.2, तो एडी बराबर ये कितना आ जाएगा, 7.2/3। अब इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 से देंगे, 3 दूना 6, बचा एक 3 छंग 3 चुक 12, देखो हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चुक 12, एक बचा, तो अब देखो एडी बराबर क्या होगा, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी लगा दो 1 के बाद पॉइंट, 2.4 सेंटीमीटर हमारा एडी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए।
दोस्तों दूसरा प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, थेल्स अंकल का जादू फिर से देखेंगे एक बार। देखिए, किसी त्रिभुज PQR, तो हमने बना दिया PQR, बिल्कुल देर ना करेंगे। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, मतलब PQ पर तो क्रम से हमारा E स्थित है और PR वाली भुजा पर F स्थित है। ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए दर्शाइए कि क्या EF समांतर, ये EF समांतर है QR के। समांतर दर्शाना है तो हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है, ये दिया है मैंने यहीं से लिख लिया पूरे प्रश्न में से। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के, ये हमें दर्शाना है। ये कब दर्शेगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स अंकल की प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बोलेगी, देखो थेल्स प्रमेय बोलती है ये आधार, ये दोनों क्या है इसके बटे में, ये इसके बटे में, PQ बटे PE बटे EQ हो जाएगा। PE क्योंकि अनुपाती के भुजाएं, PE बटे EQ हो जाएगा और PF बटे FR हमारा हो जाएगा। इनका मान रख दो, इसका है 3.9 रख दिया सर, 3 रख दिया सर, इसका कितना है 3.6, 3.6 रख दिया, 2.4 रख दीजिए सर। ये इससे ये खत्म हो जाएगा, ये हटेगा तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक, तो एक जीरो लगा दो। नियम याद रखना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतना जीरो लग जाता है। ये हो गया सर 39, ये हो गया सर 30 और ये हो गया सर 36 और ये हो गया 24। काट दो इनको, 3 से 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, फिर 4 से 4 दून 8 और 4 तिया 12 और ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 10 आ गया हमारा, जीरो का जीरो। 13 बटे 10 बराबर 3 बटे 2, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है अर्थात बराबर नहीं है अर्थात EF समांतर QR, ये भी समांतर नहीं है, EF QR के समांतर नहीं है, यही हमें दर्शाना था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर लो। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसी का ही दूसरा प्रश्न हम कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या कह रहे हैं, वो वही PQR देख लीजिए। ये हमारा त्रिभुज है, क्या है हमारा त्रिभुज, इसको बोलेंगे P और बोल रहा है Q और बोल रहा है R, और इसमें ये दो बिंदु दे रखे हैं, इसका नाम वो क्या दे रहा है E और इसका नाम दे रहा है F। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि EF समांतर QR, ये इसके समांतर है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि EF जो है समांतर होगा QR के। अब चूंकि हमारा प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, इस थेल्स प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, अब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से, दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, PE बटे EQ, PE बटे EQ। अब देखो PE हमारा पास मान दे रखा है 4, EQ है ना, EQ, ये इसको उसने बोला है QE, तो देखो QE लिख लो। देखो यहां से QE जाओगे या E से Q पे आओगे, यहां से चलोगे तो यहां आओगे या यहां से चलोगे तो यहां आओगे, दूरी तो बराबर ही रहेगी ना, तो इसको EQ भी पढ़ सकते हैं और QE भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने हमसे QE बोला है तो हम तो ये लो QE लिख देते हैं। ठीक है, फिर PF ही दिया है, PF बटे FR, ठीक है लिख देते हैं। P की वैल्यू कितनी दे रखी, 4, देखो ये 4, EQ की वैल्यू मतलब QE की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4.5, फिर PF की वैल्यू दे रखी है 8 और FR की वैल्यू हमें दे रखी है 9। इनको हम रख देते हैं, इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, 4 बटे हो जाएगा ये 4.5 और ये हो जाएगा हमारा 8 बटे 9। अब देखना, यहां से मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो 40 बटे 45 हो जाएगा और 8 बटे हो जाएगा 9। अब देखो 8 के पहाड़े में काई से काटे इसको, 5 से काट देते हैं, 5 नाम 45, 5 8 40, 8 बटे 9 और इधर भी आ गया 8 बटे 9 आ गया, ये दोनों बराबर हैं। अतः
ये दोनों बराबर है ना, इसीलिए ये समांतर है। ई एफ समांतर है क्यू आर। किससे किया? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत अनुपातिक 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 प्रमेय के विलोम से। ठीक है, इस प्रमेय के विलोम से किया है। क्या किया है विलोम से? देखो थेल्स प्रमेय क्या कहती है हमारी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कि ये आपस में समानुपातिक होंगी, तो ये समांतर सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, समानुपातिक होंगी तो समांतर सिद्ध हो गया। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से ये सिद्ध हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका तीसरा, दूसरे प्रश्न का तीसरा, हमें PQ दे रखा है। त्रिभुज PQR बना लो सबसे पहले। तो ये हमने बनाया त्रिभुज PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR बना लिया। PQR में क्या है? वही E और F इसके बिंदु है, तो ये मैंने E और F भी दर्शा दिया। ये E है और ये F है। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे? निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए EF समांतर QR। तो सबसे पहले तो हम क्या है लिखेंगे? दिया है। हल में क्या लिखेंगे? दिया है। PQ बराबर कितना है दोस्त? 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, PR बराबर कितना है दोस्त? 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, PE बराबर कितना है? ये यही लिखा है 0.18 सेंटीमीटर। और PF बराबर कितना दे रखा है? 0.26 सेंटीमीटर। अब इनके मान इसमें रख दो। काई में जो त्रिभुज बनाया हमने 1.28 PQ, ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक की, ये यहां तक की इसकी वैल्यू जो है ना राजा, ये यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ना, कितनी है? 1.28 सेंटीमीटर पूरी वैल्यू दे रखी है। PR, इस पूरे की PR की यहां से लेकर के और यहां तक की पूरी जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2.56 सेंटीमीटर ये दे रखी है। P बराबर कितना है? PE बराबर हमें दे रखा है 0.18, ये PE दे रखा है, ये इतने का मान। PF बराबर कितना दे रखा है? PF दे रखा है हमें 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये पूरी बड़ी भुजा का मान दे रखा है, ये भी बड़ी का दे रखा है। अब मेरे पास अगर इसका मान है, ये पूरे का PQ का मान है, PQ। अब मेरे पास PQ का मान है ना, PQ का मान कितना है मेरे पास? ये 1.28 और PE का मान है। मुझे किसका मान चाहिए? EQ का। इसका मान हमारे पास नहीं है और यहाँ पर इसका मान मिसिंग है, तो इन दोनों मान को मैं निकाल लेता हूं। कैसे? यदि मैं इतने में से, ये इतना है, ये पूरे में से ये इतना सा घटा दूं तो इसका ही तो मान बचेगा। इस पूरे PQ में से, इस PQ में से मैं घटा दूं किसको? इस PQ में से मैं घटा दूं PE को। किसको? PE को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा EQ। देखो इस पूरे में से यदि मैं इतना घटा दूं तो ये आ जाएगा जी, मतलब PQ का मान कितना है? 1.28। इसमें किसको घटा रहा हूं मैं? इस PE को 0.18 को। कितना है? 0.18 इसको घटा रहा हूं मैं 18। तो कैसे घटेगा? 0.18 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1 और पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, 1.10 हमारा इसका मान आ गया है। 1.10 कितना आया? 1.10 किसका मान आया? EQ का। तो यह लिख दूंगा मैं, EQ का मान कितना आया? 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका मान निकाल लेंगे। कैसे? देखो मेरे पास कितना दे रखा है? PR दे रखा है मुझे। अगर इस पूरे PR में से ये इतना सा माइनस कर दूं तो इसका मान आ जाएगा। इसमें से मैं इस P और F को माइनस कर रहा हूं, PF को माइनस किया, PF को माइनस किया, मतलब तो क्या आ जाएगा? EFR मेरे पास आ जाएगा FR। तो देखो PR का मान कितना दे रखा है उसने? 2.56। PF का मान कितना दे रखा है? PF का 0.36। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारा किसका मान आ जाएगा? FR का, जैसा हमने यहाँ किया था। तो देखो 2.56 में से 0.36 गया तो 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, पॉइंट की पॉइंट, 2 का 2, 2.20 इसका मान आ गया, 2.20 इसका मान आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि FR का मान हमारे पास आ चुका है
2.20। अब सर ये क्यों निकला राजा? ये इसलिए निकला कि हम इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से करेंगे, थेल्स अंकल की प्रमेय से करेंगे, इसलिए ये निकला। ये मैंने रफ कार्य नीचे आपको ऐसे करके बता दिया। अब सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। क्या दर्शाना है हमें? देखो प्रश्न में ये देखो, हमें दर्शाना है EF, जो ये EF है ना, ये EF इस QR के समांतर हो QR के। इसके लिए क्या करेंगे? चूंकि हमारे पास आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है और थेल्स प्रमेय वो क्या कहती है कि इस PE के बटे होगा EQ, और इस PF के बटे होगा हमारा FR। ठीक है, किससे? थेल्स प्रमेय से तो ये हमने इतना समझ लिया है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ऐसा कहती है। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो P की वैल्यू ये 0.18। EQ की वैल्यू कितनी है? हमने अभी निकाली 1 ये यहां से और अच्छा समझ में आएगा। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, इसको इसके बटे में रख दो, इसको इसके बटे में रख दो। चलिए रखते हैं। PF का मान कितना है? 0.36 और इसका मान कितना है? 2.20। ठीक है, अब क्या होगा? यहां भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, यहां भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। ठीक है, दोनों पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहां से ये और ये कट जाएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये कट गया, इसमें भी 2 अंक है, ये कट गया। हमारे ये कितना आ जाता है स्वतंत्र रूप से? 18/110, और यह जाएगा 36/220। अब देखिए, यहाँ 18 है, यहाँ 110 है, इसको काट देता हूं मैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, या फिर 2 से काट देता हूं मैं। 2 एकम 2, और बचा कितना? 1। 2 से काटेंगे इसे तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और ये आ गया हमारा। तो यहाँ 18/110 आ गया, और यहाँ भी 18/110 आ गया। ये और ये आपस में बराबर जैसे लग रहा है सर, बराबर ही है राजा, लग क्या रहे हैं? जब ये दोनों बराबर हैं तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे? इसीलिए ये दोनों बराबर है, इसीलिए क्या होगा? ये इसीलिए का निशान है, इसीलिए EF समांतर है QR के। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि ये ऐसा है तो ये समांतर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए। दोस्तों, अभी तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आकृति में यदि LM, देखो LM समांतर है, ये LM समांतर है इस CB के, ये दोनों देखो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, LN, ये देखो LN समांतर है इस CD के, तो सिद्ध कीजिए AM, ये AM यहां से यहां तक की दूरी, और AB यहां से यहां तक की दूरी, ये दोनों समानुपाती होगी, अनुपात में होगी। AN मतलब AN जो है वो AD के अनुपात में रहेगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखो आकृति दिख रही है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखेगा, आकृति भी दे रखेंगे वो, और प्रश्न भी देखे रखेंगे। तो सर्वप्रथम हल में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दिया है कौन लंब है? LM लंब है CB पर, LM लंब है इस CB पर। तो LM कहाँ है? LM, और ये CB किस त्रिभुज में दिख रहा है? ABC में, इस ABC के अंदर ही ये बातें हैं। LM ये दिया है हमें। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में किससे? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रमेय से। इस त्रिभुज में हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा रहे हैं। तो देखो AM के बटे में हो जाएगा BM, AM के बटे में क्या हो जाएगा? AM बटे हो जाएगा BM। कैसा क्यों हुआ ये? क्योंकि इसका मध्य बिंदु है,
ए एम बटे बी एम हो जाएगा, और इधर से ए एल बटे में एल सी हो जाएगा, ए एल बटे में सी एल लिख दो, सी एल। ये हो गई हमारी समीकरण एक, नाम दे दिया इसे, ठीक है। फिर वो अगली बार दिया है वापस, और क्या दिया, पुनः दिया है, पुनः दिया है, क्या दिया है वापस, कि ये तो हो गया, इसके बाद एल एन, जो एल एन है ना सर वो सी डी के समांतर है, ये जो एल एन है इस सी डी के समांतर है। तो अब कौन सा त्रिभुज दिख रहा है सर, ए सी डी, ये दिख रहा है सर। तो त्रिभुज ए सी डी में आधारभूत क्या लिखेंगे, वही सब लिखेंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय इसमें भी लगा देते हैं। कैसे लगेगी दोस्त, देखो एम लगा था पहले, ए एम, तो अब लगेगा ए एन बटे एन डी, क्या लिख देंगे, ए एन बटे एन डी, ये लिख दिया बराबर, इसके बटे में ये हो गया, तो ये क्या होगा, वही ये ऐसा हो गया, ए एल, इसकी दोनों की एक ही रेखा है, ये उभयनिष्ठ रेखा है ए सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ए एल, ये ए एल बटे सी एल, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को गौर से देखो, ये इसके बराबर है राजा और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है ना। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से जो ए एम है ना, ये ए एम बटे बी एम इसके बराबर हो जाएगा, किसके, ए एन बटे एन डी के। हमें करना क्या है, सिद्ध करना है ये, ठीक है, सिद्ध ये करना है, ये लेकर के आना है, सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी। तो देखो ऊपर वाला तो आ गया ए एम और इधर ए एन, इधर ए एम और ए एन। अब नीचे वाला बी एम है और ये एन डी है, पर हमें चाहिए ए बी, ये पूरा वाला ए बी, और ये ए डी, ये पूरा वाला ए डी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है राजा उल्टा करने पर। देखो मैं इसको ए एम बटे बी एम है ना, तो मैं लिख दूंगा बी एम बटे ए एम, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर लिख दिया, ऐसा इसके साथ कर देंगे, तो एन डी तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा ए एन, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक क्यों जोड़ रहे हैं राजा, अभी बताऊंगा मैं क्यों जोड़ रहे हैं। देखो बी एम बटे ए एम प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लो राजा, कैसे लेंगे एलसीएम, देखो बी एम तो वैसा का वैसा ही, ठीक है, बी एम वैसा का वैसा ही, नीचे क्या है एम, एम का 1 में गुणा करेंगे तो बी ए एम एकम ए एम हो जाएगा, ये ए एम एकम ए एम और नीचे पूरे के ए एम, ठीक है, बराबर ये एम पूरे के बटे में रहेगा बराबर लगा के, फिर इसमें भी यही करेंगे, एन डी तो वैसा का वैसा ही, ये एन डी वैसा का वैसा ही, ए एन का गुणा 1 में कर दो तो ए एन एकम ए एन आ गया और बटे में लिख दिया मैंने ये पूरे के में ए एन, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखो मुझे जल्दी से देखो बी एम और ए एम, बी एम और ए एम ये दोनों को मिलके ए बी लिख सकता हूं क्या, बी एम इसको जोड़ो और इसको जोड़ो तो ये पूरा ए बी निकल के आता है हमारे पास। कैसे, ए बी बराबर में लिख सकता हूं कि बी एम प्लस ए एम, ये देखो ठीक है, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, ठीक है। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, क्यों, क्योंकि बी एम, ये बी एम बटे ए एम, ठीक है, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बी, क्या लिख सकता हूं, ए बी बटे ए एम, और इसको एन डी, देखो एन डी, ठीक है, एन डी, तो देखो इस पूरे ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को एन डी प्लस ए एन, इसको ये लिख सकते हैं हम। देखो जल्दी से ध्यान दो इधर, ये ए डी है ना राजा, इस पूरे ए डी को क्या लिख सकते हैं, एन डी, देखो एन डी बटे ए एन,
ये इन दोनों को अगर जोड़ूंगा ना मैं, इन दोनों को, तो ये पूरा एडी प्राप्त हो जाएगा मुझे। क्या प्राप्त हो जाएगा? ये एडी। ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं एडी बटे ए एन। अब हमारे आंसर को भी देखते रहो, करते करते आंसर को भी देखते रहो क्या सिद्ध करना है। तो देखो ए बी बटे ए एम, ए बी नीचे है ए एम ऊपर है, पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर, फिर से व्युत्क्रम करने पर, इसको पलटने पर, पलटेंगे तो ए एम ऊपर आ जाएगा, ए एम ऊपर आ गया। सर ए बी नीचे आ जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, इसको पलट दो, ए एन ऊपर आ जाएगा और ए डी हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखो एडी, ये एडी है ना, ये नीचे आ जाएगा, इसको यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया, पकड़ के घुमा दो। ठीक है, देखो इसको और इसको देखो गौर से, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी आ रहा है क्या? राजा सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ, या फिर यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो और 2 बार घर पर करो ताकि समझ में आ जाए और एग्जाम में लिख कर आओ आप। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं। आकृति में डी समांतर एसी है। देखो ये जो डी है ना, ये डी ई समांतर एसी है, ए सी, ये वाली और ये वाली समांतर है। ठीक है, ये रेल की पटरी के जैसे जा रही है। और डी एफ समांतर, मतलब ये डी एफ, ये वाला जो डी एफ है ये समांतर है इस ए ई के, किसके? ए ई के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है, वैसा ही है, सेम टू सेम जैसा अभी किया था। डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डी समांतर ए सी, ये लिख लेंगे डी ही, चूंकि यह लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर ए सी है, तब इसीलिए कौन से प्रमेय से? अब ये डी समांतर ए सी तो है, पर किस त्रिभुज में? डी ई समांतर ए सी, तो पूरे में है ए बी सी में। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी, ये इस त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ई समांतर है ए सी के, तब कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या होगा इसमें राजा? देखो ए बी सी है ना, ये पूरा त्रिभुज है, हमें लाना क्या है? बी एफ बटे एफ ई। तो देखो बी एफ बट है ना, बी एफ बटे बी एफ, यस बी एफ के बटे में लाना है इस एफ ई को। तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, और बी ई बटे बी ई, इस बी ई बटे लाना है ई सी। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई बटे ए सी है ना, डी ई बटे ए सी है, तो ए बी सी में, पूरे में ए बी सी में हम क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, और ये हो जाएगा बी ई, बी लाना है हमें, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, इस बी ई बटे आ जाएगा ई सी। अब देखना ये समीकरण 1 बना ली हमने, फिर एक त्रिभुज तो ये हो गया, फिर वो डबल कह रहा है कि डी एफ समांतर ए ई, डी एफ, ये डी एफ समांतर है इस ए ई के, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? ये वाला। ठीक है, ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में कौन समांतर है? डी एफ समांतर है ए ई के। ये जो डी एफ है ना इसमें, इस वाले त्रिभुज में, ये वाले में डी एफ समांतर है ए ई के, तो लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई। फिर वही थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कह रही है? देखना थेल्स प्रमेय क्या करेगी? वही ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर, अब इसमें क्या होगा हमारा? बी एफ बटे
बी एफ बटे एफ ई निकल रहा है, बी एफ बटे एफ ई। देखो बी एफ बटे एफ ई, ये इस त्रिभुज में इसके बटे ये हो जाएगा, इसके बटे ये हो जाएगा, पूरे बड़े वाले में वो हो गया था। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखना, इसमें क्या है, बीई बटे ईसी है, एडी बटे डीबी बराबर है एडी बटे डीबी, ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात बीई, इसका बीई बटे ईसी, ये बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी बराबर होगा किसके, बीएफ बटे एफ ई के। ठीक है, हमारा आंसर आता दिख रहा है, देखो बी बटे ईसी, ये है बी बटे ईसी, देखो उल्टा आया तो यह करके इसको लिख दो ऐसा, इसके बराबर ये है ना तो इसके बराबर ये भी हो सकता है, यह करके देख लो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। डरने की बात नहीं है, यहां लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। डरना मत राजा, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लेना, वीडियो को रिपीट देखना, 100% हो जाएगा ये, और अति महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रिपीट करके वीडियो को बार बार देखिए। चलिए 5वें प्रश्न में क्या हो रहा है, आकृति में देखो, आकृति ये ऐसी डरावनी आकृति देख के घबराना नहीं है राजा, क्या करना है, डी समांतर ओ क्यू है, तो देखो ये जो डी है ना, ये डीई, ये वाली जो है लाइन इस ओ क्यू के इसके समांतर है, देखो दोनों मिलेगी नहीं, ये बढ़ाते जाओ कभी भी मिलने का नाम नहीं लेगी, रेल की पटरी की तरह। और डीएफ समांतर ओ आर है, ये जो डीएफ है ना, ये डीएफ ये भी इसी की तरह समांतर ओ आर है, इन दोनों को बढ़ाते जाओ कभी मिलेगी नहीं। दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यू आर है, मतलब जो ईएफ है ना हमारा, ईएफ ये वाली ये आड़ी रेखा इसके समांतर है, ईएफ समांतर क्यू आर है, ये दर्शाना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले उससे भी पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। दिया है, क्या दिया है हमें कि डीई समांतर है ओ क्यू और डीएफ समांतर है ओ आर। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब दर्शाना है, एक ही बात है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दे रखा है, दिया है डी समांतर ओ क्यू, तो देखो डी ई समांतर ओ क्यू किस में आ रहा है, पी ओ क्यू, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये और ये इस वाले त्रिभुज में हमें दिखाई दे रहा है, ये पी ओ क्यू में त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस पी ओ क्यू में क्या है, कौन है, डीई समांतर है ओ क्यू के, ये दोनों समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, अनुपातिक बोलो प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें ये जो है, इसमें आधारभूत प्रमेय से अनुपातिक प्रमेय से ये हो जाएगा कि पीई बटे हो जाएगा हमारा पी बटे ई क्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पी डी बटे डी ओ हो जाएगा। ये समीकरण 1 बना दी मैंने। फिर वो कह रहा है कि डी एफ समांतर क्यू आर के, ये जो डी एफ है ये समांतर है क्यू आर के, कौन सा त्रिभुज हो गया, पी अभी कौन सा लिया था, पी ओ क्यू लिया था, अब इधर मोड़ दो, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, कौन से में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या क्या दे रखा है हमें, डीएफ समांतर ओ आर। देखो ये जो डीएफ है ये ओ आर के समांतर है, तो हम वही लिख देंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या बोलता है राजा, देखो वो बोलता है, इसमें है ना पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे में आ जाएगा एफ आर, और इसमें
पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ आ गया, पी डी बटे डी ओ। समीकरण हो गई 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखो इसमें ये और ये बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जब ये पी डी बटे डी ओ, ये डी ओ है ना, पी डी बटे डी ओ, इसके बाद पी डी बटे डी ओ और पी डी बटे डी ओ आपस में बराबर होते हैं तो पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे पी आर आपस में बराबर होंगे। पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर ये आपस में बराबर होंगे। और जब पी बटे ई क्यू बराबर होगा, ये जो पी ई है और ई क्यू बराबर है, ठीक है, और पी एफ, ये पी एफ है और एफ आर बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, समानुपातिक है। जो ये भुजाएं समानुपातिक है, यहाँ लिखेंगे भुजाएं कैसी है, समानुपातिक है, भुजाएं समानुपातिक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा भुजाएं समानुपातिक है। अतः कौन सी प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। विलोम क्या कहता है कि भुजाएं अगर समानुपातिक हो तो ये दोनों EF और QR समांतर होंगे। इसीलिए यहां लिख देंगे हम, इसीलिए जो क्या दर्शाना था, EF समांतर QR, ये EF समांतर QR, EF समांतर QR यही सिद्ध करना था, है ना, QR R, ठीक है, QR। देखो भुजाएं अगर समानुपातिक होंगी तो ये दोनों भुजाएं आपस में, ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे और अपनी कॉपी में सोल्व कर लीजिए, रिपीट वीडियो को देखिए यदि समझ में नहीं आता तो। चलिए दोस्तों 6th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, छठा वाला, इसमें हल करेंगे उससे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे, आकृति में क्रमशः OP, देखो इधर ध्यान दो, OP ये जो है और OQ और OR पर स्थित है ना, OP OQ OR पर स्थित बिंदु A, देखो इस पे A स्थित है, OP पे A स्थित है, OQ पर B स्थित है और OR पर C स्थित है। ये 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, ये जो AB है ना, AB, ये AB समांतर है, ये AB जो है ये समांतर है AB किसके, PQ के। ये देखो दोनों ये कभी भी मिलेंगी नहीं, अगर मैं इसको बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं तो दोनों यूं बढ़ेंगी, ठीक है। और AC समांतर PR, ये जो AC है ना, AC, इन दोनों को मैं अगर यूं बढ़ाऊं तो ये मिलेंगी नहीं, ये ऐसे बढ़ जाएंगी रेल की पटरी की तरह। दर्शाइए कि BC समांतर QR, ये जो BC है ना हमारा BC, इसको QR के समांतर दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें दिया है, क्या क्या दिया है जल्दी से लिख दीजिए। दिया है AB समांतर PQ, ठीक है, और AC समांतर PR, ये दिया है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि BC समांतर QR है, ये हमें दर्शाना है। तो अब देखो AB समांतर PQ कहाँ दिख रहा है आपको, AB समांतर PQ कौन से त्रिभुज में दिख रहा है, इस वाले में, ये POQ में, POQ में। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज POQ में AB समांतर जो, सॉरी हाँ, AB समांतर PQ, ये जो AB है ना, ये AB इस PQ का समांतर है, तो लिख देंगे AB, यहाँ लिख देंगे AB समांतर PQ। अब ये समांतर है, इसीलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ये क्या लिखेंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, दोहराते रहो, है ना, इस प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, या फिर थेल्स प्रमेय से, ऐसा भी लिख सकते हैं। थेल्स अंकल का ही जादू है चारों ओर, कहां पर, 6.2 प्रश्नावली में। तो देखो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या करेगा इस त्रिभुज में POQ में, देखो POQ में, तो देखो यहाँ PA बटे AQ हो जाएगा, ये
ए बटे ए ओ हो जाएगा, पी ए बटे ए ओ बराबर, इसमें यहां लग रहा है ओ बी बटे बी बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ये हमारी समीकरण हो गई एक, ये ओ बी बटे बी क्यू हो गया समीकरण एक। फिर वो कह रहा है कि ये इसकी बात हो गई। अब ये एसी समांतर पी आर, तो देखो एसी समांतर, ये वाला एसी है, ये जो एसी लाइन है हमारी, ये जो एसी है ये समांतर है किसके, पी आर के, वो बोल रहे एसी समांतर पी आर के, तो ये एसी समांतर पी आर के कौन से त्रिभुज में, पी ओ आर में, इस पी ओ आर में, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज पी ओ आर में एसी समांतर है, ये एसी समांतर है पी आर के, नॉट प्यार के, प्यार के नहीं पी आर के, है ना। तो अब ऐसा हो जाएगा, तो राजा इसमें भी वही हो जाएगा, पी ए बटे ए ओ, क्या हो जाएगा, पी ए बटे ए ओ, ठीक है, बराबर ओ सी बटे ओ सी, ये ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये बन जाएगी समीकरण 2। अब मुझे बताओ पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ, ये आपस में बराबर है, ये बराबर थी, ये भी बराबर होंगे। समीकरण एक व दो से क्या होगा, ओबी जो है ओबी बटे बी क्यू है, ये ओबी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओसी बटे सी आर के, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ओबी बटे बी क्यू देखो तो ओबी बटे बी क्यू, ये ओबी बटे बी क्यू और ओसी बटे ओ आर, तो त्रिभुज को ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में ये बटे हो गया, त्रिभुज ओ क्यू आर में भुजाएं कैसी हैं, भुजाएं समानुपातिक हैं, कैसी है, समानुपातिक है, भुजाएं कैसी हो गई, समानुपातिक है, यहाँ लिख देंगे अतः भुजाएं समानुपातिक है, इसीलिए, अतः क्यों लिखेंगे, इसीलिए भुजाएं समानुपातिक होंगी, इसीलिए आधारभूत, क्या लिखेंगे, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, विलोम क्या कहता है, यदि भुजाएं समानुपातिक हो, यदि भुजाएं, ये भुजाएं OB और BQ और OC और QR समानुपातिक है, तो BC इस QR के क्या हो जाएगी, समांतर, BC समांतर, अतः BC समांतर QR, BC समांतर QR, और हमें BC समांतर QR ही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, यह लिख देंगे सिद्ध हुआ। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए शांति से। दोस्तों प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, वही थेल संकल की प्रमेय है ये 6.1 वाली, देख लेना गणित में, 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बोल दी उसने, एक त्रिभुज बोल दिया तो जल्दी से ड्रॉ कर दो। ये बना दिया सर हमने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं सर, ये एबीसी लिख दिया इसको। एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक भुजा है, इसका जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, देखो एक भुजा के मध्य बिंदु से इस दूसरी भुजा के इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको, ये तीसरी, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, वो क्या कह रहा है कि प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा, ये वाली AB वाली भुजा के मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु हो गया, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस दूसरी भुजा के, देखो ये दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा, मतलब इस तीसरी भुजा AC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटती है। इसको नाम दे दिया हमने D और E, या फिर हाँ D दे लो, DE, ये नाम दे दिया ABCDE, ठीक है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, AE बराबर EC, देखो वो बोल रहे तीसरी भुजा को समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटती है, ऐसा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, है ना। तो त्रिभुज माना सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना
ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या माना हमने? एबीसी एक त्रिभुज है, लिख दिया। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी और डीबी ये क्या है? इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। जिसमें भुजा AB, इस AB भुजा का मध्य बिंदु D है। ठीक है। दर्शाना क्या? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। ये माना क्या? दिया है। ये तो दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB, जो AB भुजा है वो AB भुजा का मध्य बिंदु ये D है, और मध्य बिंदु है इसीलिए क्या करेंगे? मध्य बिंदु इस भुजा को क्या कर देगा? बराबर भागों में बांट देगा। तो अर्थात ये क्या हो गया? अर्थात यहां लिख देंगे अर्थात AD बराबर DB, ये हो गया AD बराबर DB। ठीक है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AE जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित, तीसरी भुजा कौन सी है? AC को। इस AC को समद्विभाजित करती है, मतलब AE बराबर EC, ये समद्विभाजित हो गया। AE बराबर EC, ये समद्विभाजित हो गया। ये सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स अंकल की प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है? थेल्स प्रमेय बोलती है कि बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD बटे DB, ये AD बटे DB हो जाएगा और बराबर हो जाएगा AE बटे EC। अब देखो समीकरण एक इसको बना लिया मैंने। क्यों बना लिया? इसको नहीं, इसको, ये समीकरण एक बना ली मैंने। अर्थात AD बराबर DB, इसको समीकरण मैंने एक बना ली। ठीक है। अब ये क्या होगा? AD की जगह मैं DB लिख सकता हूं। इस AD को मैं DB लिख सकता हूं। तो AD नहीं लिख रहा है, इसको हम DB लिख रहा है। DB बटे DB बराबर AE बटे EC। ऐसा क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा चूंकि, यह लिखेंगे चूंकि AD बराबर DB। ठीक है। AD बराबर DB, या समीकरण एक से ऐसा भी लिख सकते हैं चूंकि में। ठीक है। अब देखो DB एकम DB एक आ गया, इधर 1 बटे 1 आ गया। DB एकम DB और DB एकम DB, AE बटे EC। तो देखो इसका इधर गुणा कर देंगे तो EC, इसका इधर EC एकम EC और AE का इधर गुणा कर देंगे तो AE एकम AE। और हमें क्या सिद्ध करना था? देखो AE बटे EC यहां करके लिख देंगे AE बटे AE बराबर EC। ठीक है। AE बराबर EC, AE बराबर EC, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो सिद्ध हुआ, यह लिख देंगे सिद्ध हुआ। चलिए जल्दी से इस प्रश्न को 2 बार घर के कोने में बैठकर शांति से कर लीजिए। दोस्तों 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं अभी प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। 6.2 क्या है? विलोम है। किसका विलोम है? जल्दी बताइए। थेल्स अंकल की प्रमेय का विलोम ही है। थेल्स अंकल की प्रमेय है और उसका विलोम है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो सबसे पहले बना लो एक त्रिभुज। ये बना लिया हमने त्रिभुज ABC, इसको नाम दे दिया त्रिभुज ABC। फिर क्या करेंगे? किन्हीं 2 भुजाओं, तो ये एक AB हो गई, ये AC हो गई, के मध्य बिंदु, तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों को मिला दो। ये मिलाने वाली रेखा, इसको D और इसको E नाम दे दिया। ठीक है। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात इसके समांतर होगी। ये भुजा इसके समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो हल में क्या लिखेंगे? DE समांतर होगी BC के। कब? DE BC के समांतर होगी। DE BC के समांतर जब होगी, तब होगी। कब होगी? तब होगी जब थेल्स अंकल की प्रमेय में फिट हो जाएगी। जब AD बटे इस AD के बटे में DB आएगा और AE के बटे इस AE के बटे EC आएगा। EC
AE के बटे में क्या आएगा, EC आएगा। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC में सबसे पहले अब ये इसका A भुजा, यहाँ लिखेंगे भुजा, भुजा AB का मध्य बिंदु D और भुजा कौन सी, एक और कौन सी है, AC का मध्य बिंदु कौन सा है, E है। ठीक है, E है। अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु ये है तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि AB, ये जो AD है ना मध्य बिंदु है, इसलिए ये भुजा AB का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु D है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, चलो पहले इससे कर लेते हैं। भुजा AB का मध्य बिंदु D है ना, तो AB का मध्य बिंदु D है, तो AD बराबर DB हो जाएगा, AD बराबर DB हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बराबर भागों में बांटता है। अब इसके गुणा में मैं लिख रहा हूं 1, क्यों लिखा, ताकि ये इधर आ जाए। तो AD बटे DB मैं इसको लिख सकता हूं, बराबर में 1 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 बन गई इसको। अब भुजा AC का मध्य बिंदु, भुजा AC का मध्य बिंदु कौन सा है, AC का मध्य बिंदु E है। अर्थात क्या होगा कि AE बराबर हो जाएगा EC। ठीक है, इसके इंटू मैंने 1 लिख लिया, इसलिए लिखा ताकि ये नीचे आ जाए। EC बराबर 1, समीकरण 2। अब देखो 1 बराबर 1 है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हो जाएगा। अब देखो ये बराबर आ गए ना, अर्थात ये होना था हमारा और ये हो गया। तो अतः आधार भुजाएं समानुपातिक है, क्योंकि भुजाएं, यह पता चल गया हमें, भुजाएं समानुपाती है। तो यह लिख देंगे अतः भुजाएं समानुपाती है, अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम विलोम क्या कहता है, भुजाएं समानुपातिक है तो इनकी ये दोनों भुजाएं DE समांतर होगी BC के। अतः इसीलिए ये DE किसके समांतर होगी, BC के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार कर लीजिए। दोस्तों नवा प्रश्न थोड़ा सा इससे अलग है, थेल संकल जी की प्रमेय इसमें भी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ABCD एक समलंब है, अभी तक त्रिभुज तक बात चल रही थी, अब आ गई बात समलंब चतुर्भुज पे बात आ गई। समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। देखिए दोस्तों ये AB है, ये DC है, ये दोनों आपस में समांतर है। इसके विकर्ण क्या होता है, इसमें जो ये आड़ी लाइन होती है ना, विकर्ण मतलब कमरे में सबसे बड़ा बांस जहां रखा जाए वो विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया AC और ये हो गया BD, ये दोनों क्या है, विकर्ण है और परस्पर बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि OA बटे OB, मतलब ये OA बटे BO और OC ये OC बटे DO, ये हमें सिद्ध करके देना है। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD समांतर है और विकर्ण AC BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही प्रश्न में से लिखा है मैंने ये सारा। ठीक है, फिर सिद्ध क्या करना है, OA बटे BO CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। रचना में मैंने क्या करा, बिंदु O से इस E तक एक लाइन खींची है। ठीक है, ताकि AB समांतर AE हो जाए। ये जो AB है ना, इस समांतर EO हो गया, EO ये वाली और ये वाली समांतर है, ये वाली और ये वाली समांतर कर ली, इसलिए मैंने रचना कर दी। प्रमाण में क्या है, AB समांतर EO, देखो इस AB के समांतर EO है। ठीक है, समीकरण 1 बना ली। AB समांतर CD, अब AB समांतर CD भी तो होगा ना, ये CD ये वाला, ये CD भी इसके समांतर होगा। ठीक है, ये दिया है हमें दिया है कि AB समांतर CD, ये इसके समांतर है, उसने दिया है, देखो ये दिया है। ठीक है, फिर समीकरण 1 व 2 से इससे और इससे क्या करेंगे,
ये भी ए बी, ये भी ए बी। जब ये दोनों समांतर है तो ये भी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए बी होता है, तो ईओ बराबर ईओ समांतर सी डी हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से ईओ के समांतर मैंने सी डी कर दिया, ईओ समांतर सी डी। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया मैंने। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में अब क्या करेंगे, ए बी और इस डी में, ये वाले त्रिभुज में हमने लिया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर ईओ, ये रचना से हमने किया है। ए बी समांतर ईओ हमने रचना से किया है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा दिया, ए ई बटे ई डी। देखो ए ई बटे ई डी, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगेगी बस ऊपर ऊपर वाले में, तो ए ई बटे ई डी हो गया। और फिर कहाँ एक और कहाँ लगेगा, ये बी ओ बटे ओ डी। देखो बी ओ बटे ओ डी, ये त्रिभुज है, इसमें एक तो ये हो गया, एक ये हो गया पॉइंट जहां पे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगेगी। समीकरण 4 बना दी हमने। इसी प्रकार ए बी डी में, ए बी डी में, ये सॉरी ए बी डी में, ए बी डी में, ये इसमें, इसी में ए बी डी में ईओ समांतर सी डी, तो ईओ समांतर सी डी हो जाएगा। ये समीकरण 3 से हमने ऐसा लिख दिया है। अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से इस ईओ को इस सी डी के समांतर लिख लिया। एक बार ईओ को ए बी के समांतर लिखा था तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको एक बार ये लिख रहे हैं, तो आता आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ए ई बटे ई डी। देखो इसमें क्या होगा, ए ई बटे ई डी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन ए ओ बटे सी ओ ये चेंज हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ ये इधर रिटर्न हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 से, ये 4 बनाई हमने, ये 5 बनाई सर। इसमें क्या है, ए ई बटे ई डी है, इसमें भी ए ई बटे ई डी है, ये इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो सर ये दोनों भी तो बराबर ही होगा ना। चलिए समीकरण 4 व 5 से हमने क्या कर दिया, इसके बराबर मैंने ये रख दिया। तो देखो एओ बटे सीओ, ये एओ बटे सीओ किसके बराबर है, बीओ बटे डीओ, बीओ बटे डीओ। अब एकांतरानुपात नियम क्या कहता है हमारा, एकांतरानुपात नियम कहता है एओ बटे बीओ। अब इसको मैंने इसके साथ रख दिया, सॉरी इसको मैंने इसके साथ, एक अंतरानुपात नियम, एक के अंतर से हमने इधर इसका अगर मैं गुणा करूंगा, इसका इसमें गुणा करूंगा, इसका इसमें गुणा करूंगा यदि मैं, तो इसके बटे में ये लिख सकता हूं और इसके बटे में ये लिख सकता हूं। तो एओ बटे बीओ लिख दिया हमने ताकि हमारा आंसर आ जाए एओ बटे बीओ और सीओ बटे डीओ। सीओ, इस सीओ के बटे में डीओ लिख दिया। ठीक है, एक अंतरानुपात नियम का पालन करके। चलो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अब 10वां वाला क्वेश्चन भी इसी के तरह का है, 10वां वाला प्रश्न भी इसी के तरह का है। ये आपके होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल अच्छा लगा हो, सर का पढ़ाने का, विष्णु सर का तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।